Yes. Hello, everybody, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा, ऑडियो वीडियो सभी को एकदम क्लियर आ रहा है कि नहीं? सो आई थिंक आई एम लाइव नाउ। हेलो सिद्धांत, गुड मॉर्निंग सर। आज तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है। हालांकि अभी पूरी तरह ख़राब नहीं हुई है, तो मैंने सोचा चलो क्लास तो लगाता ही हूँ। सर्दी जुकाम कोल्ड, बट आज डिफरेंट मेथड से लगाऊंगा। बताइए सर, कैसे हैं सब लोग? ऑडियो वीडियो सबसे पहले दोनों चैनल्स पे जो हमारे बच्चे हैं, दोनों चैनल्स पे जो लोग हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो सभी को सर एकदम क्लियर आ रहा है ना? हेलो, मैं कर सकता हूँ। सचिन, मधुसूदन, रोहित, राहुल, प्रथमेश, वाह भाई वाह, बहुत खूबसूरत। मैं ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छा तो नहीं हूँ बट ठीक ठाक हूँ। आई होप क्लास लगाऊंगा, आप लोगों से डिस्कशन करूंगा, दो चार बातें अपनी मन की करूंगा तो फिर अच्छा महसूस करूंगा। हेलो उत्सव, हेलो अमन। ग्रेट सर, ग्रेट। सो आई थिंक एवरीबडी इज़ देयर। बाकी कारवा है, धीरे धीरे जुड़ता चलेगा। हम चलते हैं अपने एजेंडा पे। तो एज यू रिमेंबर, कल हमने काफ़ी सारा डिस्कशन सर किया था। कहाँ तक पहुँच गए थे बताइए? कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ, तो हमने बात की सिंपल कन्फ्लिक्ट रिलाइजेबिलिटी के बारे में, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में, देन रिकवरेबिलिटी, कैस्केड लेसनेस, स्ट्रिक्ट शेड्यूल, बहुत सारी बातें। आज इस आइडिया को कंप्लीट करने का समय भी आ गया है, और क्या आइडिया है और किस तरह से उसके ऊपर बात करेंगे, एक एक करके आपको पूरा लॉजिक डिस्कस करता हूँ, समझाता हूँ। एंड आई होप बहुत सारी बातें वन बाय वन, वैल्यू बाय वैल्यू आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे। यस, देखिए, इसको कुछ इस तरह से समझिए कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी आइडियाज़ हमने सॉल्व किए हैं, है ना, वो सारे के सारे आइडियाज़ जो हैं वो इस बात पे बेस्ड थे ना कि हमारे पास कोई शेड्यूल है, और विच विल बी कंटेनिंग सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस, और हमें ये बताना है। थैंक यू मधुसूदन जी, थैंक यू सो मच सर। और हमें बताना है कि जो वो शेड्यूल्स हैं वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, मींस कन्फ्लिक्ट serializability, व्यू serializability, वो सारी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं? बताओ हाँ कि ना, यही बात थी ना? अलग अलग शेड्यूल, अलग अलग ट्रांजैक्शन हमने डिस्कस किए, सो दैट हम ये जज कर सकें कि क्या ये रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, और अगर हाँ तो फिर इनको रन किया जा सके। मुझे बताइए, ऐसा ही था? वेरी गुड, वेरी गुड। अब एजेंडा क्या है? देखिए, एजेंडा क्या है उसको ध्यान से सुनना है, उसको समझना है। एजेंडा ये है कि हमारा काम चेक करने से तो होगा नहीं सर। क्या विद टाइम अब हमें ऐसे प्रोटोकॉल बनाने सीखने हैं कि उन प्रोटोकॉल से जो शेड्यूल बने वो ऑटोमेटिकली कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी वाले जो रेगुलेशन है, जो रूल्स हैं, उन्हें फॉलो कर रहा हो। देखिए, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो शेड्यूल हमारे पास हैं उनको चेक करना तो अलग बात है, बट मुझे ऐसे प्रोटोकॉल बनाने हैं सर। आई वांट टू डिज़ाइन सच प्रोटोकॉल्स जो इस बात को गारंटी करें कि जो भी शेड्यूल उनके थ्रू बनेगा, है ना, वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी वाली अंडरस्टैंडिंग फॉलो करेगा। यानी कि टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब हमें शेड्यूल चेक करने हैं कि शेड्यूल बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक फंडामेंटल सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर अब हमें शेड्यूल बनाने हैं। मुझे बताइए, हमें चेक करना है कि हमें बनाना है? तो सर अब हमें चेक नहीं करना, अब हमें वो शेड्यूल बनाने सीखने हैं जो ये कंडीशन, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हों। बताओ, ये बात समझ आ रही है क्या? हम्म। चेंज बहुत बड़ा है, चेंज बहुत बड़ा है।
ठीक है, एक और बात मैं क्लियर कर दूं आपको। हमारा जो बेसिक एजेंडा है, जो मैंने बीच में क्वेश्चन आपसे पूछा था एक बार, आपको दोबारा याद दिलाना है, ये सब मेहनत, ये सब एफर्ट हम क्यों कर रहे हैं। तो मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, ये सब मेहनत, ये सब एफर्ट हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम कॉन्करेंसी की बात करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्करेंसी चाहिए, हमें कॉन्करेंसी पसंद है, बट इस बात की गारंटी नहीं है, दरअसल इस बात को हम फॉलो नहीं कर पा रहे होते कि अगर कॉन्करेंसी हुई तो क्या सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ कि ना। क्योंकि हम अलग अलग तरह के मैकेनिज्म, अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स पढ़ सकते हैं, लेकिन बाद में ये कैसे डिसाइड होगा, हेलो सौरभ, कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसने अच्छा काम किया किसने खराब काम किया, है ना। तो आइडिया ये है कि हमें ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए शानदार तरीके से कि कौन सा एल्गोरिदम, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करने का क्या एडवांटेज होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा। बताइए, पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस। अच्छा, एक बात और, अगर मैं थोड़ा सा बिहाइंड द कर्टेन जाने की कोशिश करूं, अल्टीमेटली ये बात तो आपको पता है कि जब तक इंस्ट्रक्शंस आपस में कन्फ्लिक्ट करेंगी तब तक हमारे लिए कंसिस्टेंट शेड्यूल्स, कंसिस्टेंट प्रोटोकॉल्स पे काम करना, उन्हें बना पाना पॉसिबल होगा क्या? देखिए क्या पूछ रहा हूँ आपसे, जब तक एग्जिस्ट करेंगे कन्फ्लिक्ट्स, तब तक हमारे लिए ये सब मैनेज कर पाना आसानी से पॉसिबल होगा? नहीं, नहीं होगा। तो हमें एक काम करना है, हमें कोशिश करनी है कि इंस्ट्रक्शंस आपस में क्लैश करें कि ना करें। हमें कोशिश करनी है सर कि इंस्ट्रक्शंस आपस में क्लैश ना करें। ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो ये अप्रोच पे काम करने के, इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं भी बहुत अंडरस्टैंडिंग में बहुत नीचे नहीं लेके आपको जाता। जो पहला आइडिया है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जिसका नाम है टाइम स्टैम्पिंग। एक बार गौर से सुनिएगा। जो पहला आइडिया, जो पहला प्रोटोकॉल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सर, दैट इज़ कॉल्ड टाइम स्टैम्पिंग, है ना। अब टाइम स्टैम्पिंग का नाम सुना है आपने? टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल कई बार गेट में, एग्जाम में रेफर किया जा चुका है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। टाइम स्टैम्पिंग क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, दो चार छोटे छोटे एग्जाम्पल आपके सामने कोट करता हूँ। आई होप पूरी बात आप एकदम शानदार तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे। आइडिया सुनिएगा क्या है, यू विल एंजॉयड आइडिया। आइडिया ये है, आप कभी कभी किसी ऐसे जगह पे आप गए हो जहाँ पे मान लीजिए कोई हलवाई की दुकान है ना, कोई होता है ना फूड ठेला होता है खाने का, शाम को चाउमीन, समोसा, मोमोज ऐसे आप खाने जाते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, सुनता हुआ समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, आज समझाएंगे। तो वहाँ पर बड़ी भीड़ होती है। अब आप मुझे बताइए, अगर कढ़ाई के अंदर 10-20 समोसे हैं, हाँ, तवे के ऊपर 4-5 बर्गर रखे हुए हैं, लेकिन खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो क्या वहाँ पे आमतौर पे कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं? फूड वेंडर्स कह सकते हैं, हाँ ठीक बात है। तो क्या वहाँ पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं सर, मुझे बताइए? लड़ाई, हाँ, हो जाती है ना। हर कोई कह रहा होता भैया पहले मेरा पैक करो, मैं पहले आया था, ये पैसा लो, लाइक दिस होता है ना। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए आप किसी बड़े बड़ी कंपनी में, आप जब मान लीजिए आप डोमिनोल्स में गए हैं, आप मैकडी में गए हैं, पिज़्ज़ा हट में गए हैं, इस तरह के जो फूड आउटलेट्स होते हैं, यहाँ पर जब अंदर किचन से एक पिज़्ज़ा बन के आता है, मुझे बताइए तब भी आपस में लड़ाई होती है क्या? मुझे बताओ। जब जब मैकडी में या डोमिनोल्स में जब पिज़्ज़ा अंदर से बन के आता है तो आपस में लड़ाई होती है, लोग छीनते हैं कि कुछ आदमी पैसे फेंक रहे हैं, कुछ आदमी पिज़्ज़ा झपट रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है सर? बिकॉज उनको भी पता है कि अगर प्रोसेस रैंडम होगी, आपको क्या लग रहा है वहाँ सभ्य लोग जाते हैं? नहीं, अगर आप मौका देंगे तो लोग वहाँ भी लड़ाई करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पॉइंट ये है, उन्होंने धीरे धीरे समस्या को समझ के इस तरह का सिस्टम बनाया कि आपस में लड़ाई ना हो, क्योंकि एक टोकन सिस्टम रहता है, सोचिए, है ना। तो आप जाएंगे, आपका जो भी ऑर्डर होगा, आप एक ऑर्डर करेंगे, वो रिसिप्ट निकाल के आपको देंगे और वहाँ पे एक नंबर लिखा होगा, योर ऑर्डर नंबर, इजंट इट?
सामने कई बार तो आप देखेंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में स्क्रीन पे नंबर चलता रहता है, या जब आपका नंबर आएगा वो तो खुद ही आवाज़ लगा के आपको बता देगा, आपको वहाँ खड़े होकर लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आमतौर पे FCFS में ये पूरी प्रोसेस हैंडल हो रही होती, बताओ हाँ के ना। इवन आजकल कई बार आप बैंक्स में जाएंगे, बैंक्स में कई बार लंबी लंबी लाइनें होती थी और लड़ाइयाँ हो रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, बड़े इश्यूज थे। अभी प्राइवेट बैंक तो छोड़ दो, बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक में आप जाते हो, इवन मैं SBI में कभी कभी जाता हूँ, उन्होंने भी मशीन लगाई हुई है। आपको क्या करना है, पैसा जमा करना है, पैसा निकालना है, कोई और अदर काम करना है, आप बटन दबाओ, स्लिप निकल के आती है, वहाँ स्क्रीन पे नंबर चलता रहता है। अभी आपका वेटिंग ये चल रहा है, काउंटर पे कौन सा नंबर है, जब आपका नंबर आ जाएगा काउंटर पे जाइए, काम करिए, वहाँ पे लाइन में खड़े रहने की, लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बताओ ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? अभिषेक कह रहा प्रायोरिटी बेस, नहीं प्रायोरिटी बेस तो नहीं है। बैंक में भी अगर आप जाके काम करते हैं, अगर मैनेजर आपके फूफा जी नहीं है तो इट इज FCFS, इजंट इट? अगर मैनेजर हमें पहले से नहीं जानते, सो इट इज ऑल्सो FCFS, है ना? ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर एक बात पूछूं और ध्यान से आप सोचिएगा, मुझे बताइए, दो ट्रांजैक्शन हमारे पास है। एक ट्रांजैक्शन है, प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज वन ट्रांजैक्शन T1 एंड देयर इज अनदर ट्रांजैक्शन T2। मुझे पता है कि ये दोनों ट्रांजैक्शन बाद में सिस्टम के अंदर जाके लड़ाई करेंगे, कन्फ्लिक्ट करेंगे। मुझे बताइए, ऐसा हो सकता है ना? ये बात मुझे पहले से पता है सर कि ये दोनों ट्रांजैक्शन सिस्टम में अंदर जाके लड़ाई करेंगे। अब ये लड़ाई ना हो, इसके लिए मैं क्या करूं? तो टाइम सिस्टम प्रोटोकॉल कहता है कि जिस तरह जो मैं आपसे एग्जांपल दे रहा था, हर सिस्टम आपको एक स्टैंप दे देता है सो दैट क्लैश को बचाया जा सके। क्यों ना ट्रांजैक्शंस को भी एक स्टैंप दे दिया जाए? सो फॉर एग्जांपल लेट मी से टाइम स्टैंप of transaction T1 is 1 and time stamp of transaction T2 is 2, something like this। अब सोचिए इससे क्या होगा। बाद में अभी किसको प्रायोरिटी दूंगा, कौन कम कौन ज़्यादा, वो हम डिसीजन ले लेंगे, बट आइडिया ये है, अगर बाद में T1 और T2 का कभी भी लड़ाई हुई, क्लैश हुआ, तो क्लैश हमें कैसे रिजॉल्व करना होगा बताओ? अगर T1 T2 का सर कभी भी लड़ाई हुई, क्लैश हुआ, तो क्लैश हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दिस क्लैश? देख लेंगे आपस में, एक नंबर एक नियम बना लेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि लड़ाई होगी नहीं। मेरे कहने का मतलब, लड़ाई हम इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि एक रूल होगा जो टाइम स्टैम्प देख के इसको डिसाइड कर लेगा। अब अगली बात समझिए, अगली बात समझिए। दरअसल मुझे ना इसको टाइम स्टैम्प नहीं बोलना चाहिए, मुझे इसको स्टैम्प बोलना चाहिए। आपको एक स्टैम्प दे दिया, एक नंबर दे दिया, इजंट इट? मैंने आपको स्टैम्प कर दिया, एक नंबर दे दिया, इसीलिए इसको स्टैंपिंग या स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। अब इसकी भी आप चाहो तो आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। अगर पहले ट्रांजैक्शन को एक नंबर देंगे, दूसरे को दो देंगे, तीसरे को तीन देंगे, ऐसे बढ़ता जाएगा। डू यू रियलाइज कि यहाँ पर कुछ सिस्टम ऐसे हो सकते हैं जो दिन में 24 घंटे, महीने में 30 के 30 दिन, साल में 12 महीने लगातार काम करते हैं, कभी आराम ही नहीं करेंगे। हाँ, फाइनेंशियल डेटाबेसेस हो सकते हैं, उसके अलावा मान लीजिए ATC है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग है, रेलवेज हो सकती है, क्या है कभी रुकते हैं क्या? नहीं सर, ये लगातार 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 चलते जाते हैं। तो मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूँ, अगर मैं नंबर दूंगा ना इनको 4 5 6, ये नंबर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा, नंबर को लिखने के लिए आप समझ रहे हैं, अगर 2 बिट में क्या लिख सकता हूँ, 3 बिट में क्या लिख सकता हूँ, 4 बिट में क्या लिख सकता हूँ, जो स्पेस रिक्वायर्ड है किसी नंबर को लिखने के लिए, क्या वो स्पेस भी बढ़ता जाएगा सर? बताइए। हम्म। किसी नंबर को लिखने के लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड है, क्या वो स्पेस भी इंक्रीज होगा?
100% इंक्रीज होगा सर, वो स्पेस भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इस प्रॉब्लम को मैनेज करने का बेटर तरह ये है कि बजाय मैं इसको एक नंबर दूं और फिर देखूं कि कहाँ से वापस आना है, क्यों ना जब कोई ट्रांजैक्शन सिस्टम में आया उस समय सिस्टम क्लॉक की क्या वैल्यू थी वही एलोकेट कर दूं। क्योंकि फैक्ट ये है सर, फैक्ट ये है, क्या टाइम कभी रिपीट होता है? अब ये थोड़ी फिलोसफिकल बात हो गई, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है। मुझे बताइए, क्या समय यानी कि टाइम कभी रिपीट होता है क्या? नहीं, नहीं सर, टाइम कभी रिपीट नहीं होता, है ना। और यहाँ पे टाइम स्टैम्प का मतलब सिर्फ टाइम नहीं होगा, मैं इसमें थोड़ा सा आगे डेट भी लगा लूंगा सो दैट वो कभी रिपीट ना हो। एक और बात बड़ी मज़ेदारी वाली है, वो क्या, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पर यूनी प्रोसेसिंग मशीन स्टडी कर रहे होते हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं बताइए? यूनी प्रोसेसिंग मशीन। यूनी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है बोलिए? हाउ मेनी प्रोसेसर्स वी हैव? वी हैव वन प्रोसेसर। तो एक सवाल जो कई लोगों के दिमाग में आ सकता है वो ये कि सर क्या होगा अगर दो लोग का टाइम स्टैम्प सेम हो जाए, है ना। तो आंसरिंग दिस क्वेश्चन, पहले ही बता रहा हूं, क्या ऐसा होना पॉसिबल है? क्या दो लोगों का टाइम स्टैम्प सेम हो ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब जरूरी क्या है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जरूरी छोड़िए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वाई इट इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज प्रोसेसर कितना भी फास्ट क्यों ना हो, वो एक टाइम पे एक ही काम करेगा ना। प्रोसेसर मल्टीपल प्रोसेसेस में कॉन्टेक्स्ट स्विच तो कर सकता है, बट अगर वो यूनी प्रोसेसर है तो वो एक बार में एक से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। सर ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस। सो इफ यू आर गेटिंग दिस आइडिया, इफ यू आर गेटिंग दिस आइडिया, देन विदाउट अ डाउट 110% आई एम वेरी मच श्योर कि आप समझेंगे। मैं ऐसा बोल देता हूँ कि अगर टाइम स्टैम्प ऑफ T1, है ना, एक ट्रांजैक्शन है, एंड सपोज टाइम स्टैम्प ऑफ T2, देयर इज अनदर आइडिया। अगर टाइम स्टैम्प ऑफ T1 लेसर है T2 से, तो बताइए कौन जूनियर है कौन सीनियर है, बता पाएंगे क्या? इफ T1 इज लेस देन T2, देन कौन जूनियर है कौन सीनियर है बोलिए? वेरी गुड। तो यहां पर जिसका टाइम स्टैम्प, कुछ लोग T2 को सीनियर बता रहे, नहीं भाई, जिसका नंबर जितना बड़ा ये, तो टाइम स्टैम्प तो डेट ऑफ बर्थ की तरह हो गया ना, सोचो। नाउ दिस टाइम स्टैम्प इज लाइक डेट ऑफ बर्थ। तो जिसका टाइम स्टैम्प जितना बड़ा वो उतना जूनियर, जिसका टाइम स्टैम्प जितना छोटा वो उतना सीनियर। तो दो लोगों का टाइम स्टैम्प कभी बराबर नहीं होगा, और जो पहले आया है वो हमेशा सीनियर होगा, जो बाद में आएगा वो हमेशा जूनियर होगा। ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? ठीक है सर, तो ये तो हम समझ गए। हाँ सही बात है, अगर एक 11 बजे पैदा हुआ और एक 12 बजे, तो बड़ा कौन होगा सर? जो 11 बजे पैदा हुआ है ना। ठीक है, ग्रेट, ग्रेट। अब आगे देखिए, अगली बात ऑब्जर्व करते हैं। वो क्या यहाँ पर सिर्फ ट्रांजैक्शंस को टाइम स्टैम्प दिया जाता है? नहीं, नहीं, यहाँ पर हर डेटा आइटम के साथ भी हम एक टाइम स्टैम्प एसोसिएट करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, मैंने ऊपर पूरा डिटेल डेफिनेशन लिखा है, आइडिया क्या आपको समझाता हूँ। अगर कोई डेटा आइटम है क्यू, तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी कॉल राइट टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू और रीड टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू। राइट टाइम स्टैम्प एंड रीड टाइम स्टैम्प। अब इसका मतलब क्या समझिए। नाउ रीड और राइट टाइम इस टाइम का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब भी यहाँ पर हमें कोई काम करना है, कोई प्रोसेसिंग करनी है, जब गेम स्टार्ट होगा तो मान लीजिए दोनों का टाइम स्टैम्प निल होगा। ध्यान से सुनिएगा,
जब गेम स्टार्ट होगा तो राइट और रीड दोनों का टाइम स्टैम्प क्या होगा सर? निल होगा। उसके बाद जैसे ही प्रोसेसिंग आगे चलेगी, जैसे ही गेम आगे चलेगा, हम यहाँ पर ये करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर राइट टाइम स्टैम्प लिखा है 1140 और यहाँ पर मान लो चलो ऐसे ही लिखा है, दोनों 1140 है, इसका मतलब है कि कोई ट्रांजैक्शन था। ध्यान से सुनना पूरी बात। इसका मतलब है देयर वाज सम ट्रांजैक्शन जिसने क्यू के ऊपर एक सक्सेसफुल राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया और वो जो ट्रांजैक्शन था उसका राइट स्टेम था 1140। अब बताओ ये बात समझ आ रही है क्या? वो जो ट्रांजैक्शन था जिसने काम किया उसका टाइम स्टेम था सर 1140। सो व्हाट डज दिस क्वेश्चन मीन्स एक्चुअली इज कि जब भी, मैं भी समझाता हूँ डोंट वरी, जब भी कोई ट्रांजैक्शन एक सक्सेसफुल रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ऑन अ डेटा आइटम क्यू, जब भी कोई ट्रांजैक्शन एक सक्सेसफुल रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ऑन अ डेटा आइटम क्यू, किसी डेटा आइटम क्यू के ऊपर, इन दैट केस वहाँ पर क्या होगा? वो अपना टाइम स्टैम्प भी इसको दे देगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ समय के बाद अगर एक टाइम स्टैम्प, एक ट्रांजैक्शन आया जिसका टाइम स्टैम्प था 1210 और वो यहाँ पर सक्सेसफुल रीड ऑपरेशन कर पा रहा है, कहाँ पे? क्यू के ऊपर। तब बताओ क्या टाइम स्टैम्प वो यहाँ पे लगा देगा? 1210। मुझे बताओ एक बार, डेटा आइटम का जो टाइम स्टैम्प समझ आ रहा है क्या? जो भी सबसे रीसेंट, सबसे लेटेस्ट, सबसे यंगर ट्रांजैक्शन एक सक्सेसफुल रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है किसी डेटा आइटम क्यू पे, वो अपना टाइम स्टैम्प यहाँ पर लगा देता है। अभी क्या है, ये दो तीन अलग अलग बातें हैं जो आपस में जुड़ी नहीं है। जब ये बात सब आपस में जुड़ जाएंगी ना, तो फिर पूरी कहानी, एक जितने भी ये मोती हैं सब एक माला में इकट्ठे हो जाएंगे एंड देन यू कैन रिलेट विद द आइडिया। तो फिलहाल आप समझिए, दो तरह के टाइम स्टैम्प हैं। एक टाइम स्टैम्प है ट्रांजैक्शन के पास और दूसरे टाइम स्टैम्प है हर डेटा आइटम के पास। यस, कुछ टाइम स्टैम्प ट्रांजैक्शन के पास है और कुछ टाइम स्टैम्प हर तरह के डेटा आइटम के पास है, और हमें इनके ऊपर काम करना है। कैसे काम करना है? अब यहाँ देखिए, यहाँ पूरा पॉइंट वैल्यू के साथ आपको समझाता हूँ। और कुछ रूल्स हैं, वैसे तो कायदे से बच्चों ने याद कर रहे होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बजाय याद करने की आप ही के हाथ से रूल लिखा लेता हूँ, अगर आप पूरी बात समझें तो। यहाँ देखिए आइडिया क्या है। मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन है TI जिसका टाइम स्टैम्प है, लेट मी से टाइम स्टैम्प ऑफ TI इज 10। गौर से सुनिएगा सर पूरी बात। इसका मतलब सिंबॉलिकली एट टाइम 10 ये सिस्टम में आया। नाउ देयर इज सम अनदर टाइम स्टैम्प TX, मेरे को नहीं पता वो कौन है ना, जिसका जो टाइम स्टैम्प है वो है 15। तो कम से कम मुझे अब ये बताइए, कि TX में और TI में कौन जूनियर है कौन सीनियर है? इतनी बात एकदम प्रॉपरली आप समझ पा रहे हो तो फिर इस पे आगे बहस करूं। जल्दी से प्रोसेस करिए, मुझे बताइए कि TI में और TX में सर कौन जूनियर है और कौन सीनियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑब्वियसली TX जो है वो सीनियर है और TI जो है ये जूनियर है। TX सीनियर है, TI जूनियर है। ओह, मैं उल्टा बोल दिया, TX जूनियर है। अलग से लिख भी देता हूँ, ये लीजिए, ये लिख देता हूँ। नाउ TX इज जूनियर बिकॉज उसका बड़ा टाइम स्टैम्प है एंड दैट इज सीनियर। यहां तक की बात समझ रहे हैं? हाँ। अब देखिएगा सर आइडिया क्या है, और बड़े कमाल का आइडिया है। आइडिया ये है कि जैसे ही मान लीजिए यहां पर एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, यहां पर एक मैं भी राइट से कंपेयर, मैं रीड करना चाह रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा। ये जो लाइन है ऊपर जो रीड क्यू लिखा हुआ है, TI क्यू यहां पे रीड करना था लेकिन ये हुआ नहीं, ये मिस हो गया, और TX
जो उसके बाद आया था उसने इस डेटा पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। अब मेरा सवाल आपसे ये है, टीआई ये कह रहा है कि सर यहाँ तो मैं कर नहीं पाया, प्लीज़ अभी आप मेरे को राइट क्यू ऑपरेशन करना अलाउ करो। आप मुझे बताओ ये ऑपरेशन अलाउ करूं या ना करूं, बस ये सवाल है। ऊपर वाले को एनसर्किल कर देता हूं आपको याद दिलाने के लिए कि ये मैं करना चाह रहा था बट ये मैं कर नहीं पाया। सो टी एस ऑफ टी आई एट 10 आई वॉज ट्राइंग टू डू दैट बट ये मैं कर नहीं पाया। अब मेरा आपसे सवाल है, यूज योर विजडम, यूज योर अंडरस्टैंडिंग एंड प्लीज टेल मी ये ऑपरेशन सर मैं अलाउ करूं कि ना करूं। नहीं करूं। अब ध्यान से सोचिए, इजंट इट अ स्वैप ऑफ कंफ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन? आप सीनियर ट्रांजैक्शन है, आप सिस्टम में पहले आए थे, आप सीनियर ट्रांजैक्शन है, आप सिस्टम में पहले आए थे, आपको पहले रीड करना था और दरअसल आपको डेटाबेस की ओरिजिनल वैल्यू रीड करनी थी, पर आपने समय पे अपना काम नहीं किया, शायद आप चाय वगैरह पीने चले गए। आपके बाद एक जूनियर ट्रांजैक्शन आया जो एक सक्सेसफुल राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर चुका है। लुक एट दिस, एक सक्सेसफुल राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर चुका है, यस। और अब आप चाहते हैं कि अब मैं आपको रीड करने दूं। सर अगर अब आप रीड करेंगे तो आप डेटाबेस की ओरिजिनल वैल्यू रीड करेंगे या वो वैल्यू जो ट्रांजैक्शन टीएक्स ने लिखी होगी? सोचिए। तो ये तो बिल्कुल क्लियर कट है, डिफरेंट ट्रांजैक्शन सेम डेटा वैल्यू, वन ऑफ देम इज अ राइट ऑपरेशन। सर दिस इज अ स्वैप ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन, दिस ऑपरेशन कैन नॉट बी अलाउड। हाँ, अब क्योंकि आप एक सीनियर ट्रांजैक्शन थे, आप अपना स्लॉट मिस कर गए और आपके बाद आने वाले बच्चे काम करके जा चुके हैं। अब आप बोलेंगे मैं क्या करूं, तो मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई ऑप्शन है। मुझे ट्रांजैक्शन टीआई को बोलना चाहिए, टीआई यू मस्ट रोल बैक, यू मस्ट रोल बैक एंड शुड री एंटर इनटू द सिस्टम विद अ स्मॉलर टाइम स्टैम्प। प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे क्या बोलना चाहिए? टीआई यू मस्ट रोल बैक and you should re-enter into a system with a न्यू टाइम स्टैम्प। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस। अब आप मुझे बताओ, ये मैं आपको बता रहा हूं, यही तो रूल ऊपर यहां पर लिखा हुआ है, प्लीज अंडरस्टैंड। टीएस ऑफ टीआई अगर राइट टाइम स्टैम्प ऑफ क्यू से कम होगा तो क्या करना है? तो यही कह रहा है, टीआई नीड टू राइट अ वैल्यू ऑफ क्यू दैट वाज ऑलरेडी ओवररिटन, हेंस द रीड ऑपरेशन इज रिजेक्टेड, टीआई इज रोल बैक्ड। टीआई को रोल बैक करना होगा, यही रूल है टाइम स्टैंपिंग के। हालांकि अगर ये वैल्यू 25 होती, सोचिए, बल्कि मैं एक काम करूं, उसे खराब नहीं करता मैं, लेट मी ड्रॉ एकदम डिफरेंट सिनेरियो वेयर यू सी कोई ट्रांजैक्शन T1 है या TI है, उसका एक टाइम स्टैम्प है और मान लेते कि टाइम स्टैम्प 10 है, बट इस बार कोई ट्रांजैक्शन है जिसका टाइम स्टैम्प है लेट मी से 5, उल्टा है। अब अगर वो पहले राइट क्यू करता है उसके बाद आप रीड क्यू की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जूनियर हैं, आप बाद में आए। टीआई को क्यों रोल बैक करा रहे हो मोहित? टीएक्स को क्यों करा रहे हो? सॉरी, टीएक्स की क्या गलती बेचारे की? नहीं, टीएक्स रोल बैक नहीं होगा। हाँ, अब यहां देखिए सर, मेरी बात सुनिए, यहां देखिए मेरी बात सुनिए। नाउ दिस इज राइट क्यू एंड दिस इज रीड क्यू, दिस इज राइट क्यू एंड दिस इज रीड क्यू। हाँ, अब जब मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ, ये ट्रांजैक्शन जूनियर है, इसको बाद में आना था, ये बाद में ही आया और अभी ऑपरेशन रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या यहाँ कोई इश्यू, कोई कंफ्यूजन है क्या? यहाँ किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए क्या? बताओ।
आई थिंक यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। उसको बाद में आना था, वो बाद में ही आया है और बाद में ही रिक्वेस्ट कर रहा है। सो आई थिंक दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सो यहाँ हमें इसको अलाउ करना चाहिए। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यहाँ हमें इसको अलाउ करना चाहिए। वेरी गुड। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये एक आइडिया है जिस पे वन बाय वन हमें काम करना है, इसको ऑब्जर्व करना है और ऑपरेट करना है। यस, मुझे बताइए सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं क्या? डर्टी रीड फ्रॉम सीनियर? सर डर्टी रीड की बात नहीं है। पॉइंट ये है, अगर हम राइट भी करना चाहते तो भी हम नहीं करने देते। यहाँ पे डर्टी रीड या डर्टी राइट मत सोचो आप। मैं, चलो छोड़ो एक बात। अच्छा, लेट्स प्ले अदर वे। मैं आपसे ऐसा पूछ लेता हूँ, कंक्लूड कर दूं एक आसान बात से। बिकॉज यहाँ पर ट्रांजैक्शन रीड ऑपरेशन रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या ऑपरेशन रिक्वेस्ट कर रहा है? रीड, है ना? तो रीड का जो क्लैश है वो रीड से तो होता नहीं है। वो किससे होता है बताओ? रीड का क्लैश सिर्फ राइट से होता है, इसलिए मैंने राइट में चेक किया। अगर मैं राइट करना चाहूं तो क्या इस बार मैं रीड और राइट दोनों टाइम स्टैम्प से चेक करूंगा? मैं आपको कंक्लूजन ही समझा देता हूं। अगर मैं राइट करना चाहूं तो क्या इस बार रीड और राइट दोनों से चेक करूंगा? हाँ, क्योंकि राइट का क्लैश तो सर रीड से भी होता है और राइट से भी होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, राइट का क्लैश दोनों जगह है, रीड से भी है और राइट से भी है। ये बात समझ पा रहे हैं क्या? वेरी गुड। नॉट टेकिंग दिस इन टू अकाउंट, अब अगर मैं पूरी बात कंक्लूड करूं, एक बार आपको समझाऊं, तो उसको ऐसे समझिए। पूरे टाइम स्टैंपिंग को एक सिंगल लाइन से समझा जा सकता है, इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं। फॉर्मूला मैंने खुद कभी याद नहीं किए, आपको क्या कराऊंगा। वैसे तो अंडरस्टैंडिंग आप सोच सकते हो, इसको आप ऐसे समझो। इन जनरल रियल लाइफ में कौन ज़्यादा, किसके पास ज़्यादा लिबर्टी है, किसके पास ज़्यादा फ्रीडम है, ज़्यादा इंडिपेंडेंस है? जूनियर के पास या सीनियर के पास? बस ये बताओ। रियल लाइफ में किसके पास ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, ज़्यादा फ्रीडम है? जूनियर के पास या सीनियर के पास? ये आप बता दोगे, आप खुद ही समझ जाओगे। सोचो। वेरी गुड। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं जूनियर के पास ज़्यादा फ्रीडम है, कई लोग कह रहे हैं सीनियर के पास है, कुछ लोग कह ही नहीं रहे। भैया आप कंफ्यूज हो क्या? जल्दी से कमेंट करो, ऐसा मजा नहीं आएगा। मुझे बताओ, अभी तक जो पढ़ा ना आधे घंटे में, उस सबका कंक्लूजन बता रहा हूं आपको। रियल लाइफ में किसके पास फ्रीडम है सर? अच्छा, अभी काफी लोग जूनियर बोल रहे हैं, दोबारा आप समझो। मैं एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं कोट करूंगा, आप लोग के दिमाग में गंदगी भरी हुई है, फिर आप मुझ पर शक करेंगे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, 3 साल की उम्र में, या ऐसा सोच लेते हैं, अगर आप किसी छोटे बच्चे को पार्क लेके जाते हैं, आप अभी 21 20 22 23 साल के होंगे, कोई 3 साल के बच्चे को लेके जाते हैं और वो बच्चा वहां पे कोई हरकत कर दे, कुछ वो कर रहा है, अगर वही हरकत बच्चा कर रहा है तो सब हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हाउ क्यूट, कितना मासूम है ये। और अगर वही हरकत आप करें तो बताइए। दोनों एक ही जगह पे हैं, दोनों इंसान हैं। वो बच्चा 3 साल का है, आप 22 साल के हैं। अगर वो बच्चा कोई हरकत कर रहा है तो एवरीबडी इज इंजॉइंग इट, एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग इट कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और वही आप कर दें तो सबको दिक्कत है। ये किस तरह का जजमेंट है? अच्छा, आपको लग रहा है, हेलो लूसीफायर, बहुत दिन के बाद आपका नाम पड़ा भाई, कहाँ घूम रहे हो आजकल? हम्म। अब उल्टा सोचते हैं, आपके कॉलेज खत्म हुआ, कॉलेज की छुट्टी हुई, कॉलेज के गेट पे आप कोई हरकत कर रहे हो, नो बडी इज टेलिंग यू एवरीथिंग, लोग कुछ खास जज कर नहीं रहे आपको, लेकिन वही वही काम, वही हरकत अगर आपके 54 ईयर के प्रोफेसर करें तो तो
बताइए। समझ रहे हो? अब आपको लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके जो प्रोफेसर होंगे, हाँ, कहेंगे यार ये कैसा आदमी है, हाँ, बुड्ढी गुड़ी लाल लगाम, ये समझ नहीं रहा, इसकी उम्र देखो, इसकी हरकतें देखो। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये ठीक है यार, उम्र है इनकी, कोई दिक्कत नहीं। सर आप पढ़ना चाहते हैं, यहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, लव यू लॉट, बट आप पढ़िए ना, आप काहे टेंशन लेते हैं? मुझे जो लगेगा, मेरे लिए जो बेटर है और मेरे बच्चों के लिए जो बेटर है, वो मैं करता रहूंगा और करता रहा हूँ। मैं तब से पढ़ा रहा हूँ जब से, जहां पढ़ा रहा हूँ ये भी नहीं थे, और जिसका आप नाम ले रहे हैं वो भी नहीं थे, और पता नहीं भविष्य में होंगे नहीं होंगे, मैं पढ़ाता रहूंगा। तो आप मजा लेते रहिए। तब आप मुझे बताइए, अब आप ये पॉइंट समझ पा रहे हो? तो सोसाइटी हमेशा किसको जज करती है बताइए, जूनियर को या सीनियर को? सोसाइटी किसको जज करती है, जूनियर को या सीनियर को? अब तो कंक्लूजन बता दो। सोसाइटी किसको, सोसाइटी हमेशा सीनियर को जज करती है, जूनियर के पास हमेशा लिबर्टी होता है। आपको भी लग रहा होगा आपके जीवन में इतने दुख है, इतने समस्या, इतने काम में समय कम है, कैसे मैनेज करें? अरे हमको हमको देखो, हम शादीशुदा लोग हैं भाई, हमसे पूछो दुख क्या होता है, उसके बाद इतना समय निकाल के आपको पढ़ा रहे होते हैं। अभी आपको लग रहा है कितनी रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कॉलेज ने आप पे, सर कैसे मैनेज करें? हमसे देखो, आपकी ट्रेनिंग हो रही है अभी बे, अभी आपकी ट्रेनिंग हो रही है सर, मैनेज तो आपको आगे करना है अभी। हालांकि कई बच्चे बोलेंगे सर, ये आप खुद भी देखते होंगे, कई क्या बोलेंगे, आपकी क्लास में भी कुछ ऐसे होंगे ना, जो है तो अभी कॉलेज में, है तो भी बैचलर, आनंद का पता नहीं, लेकिन दाम्पत्य जीवन की सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। बेबी को सुबह उठाना, टाइम पे कॉलेज पहुंचाना, अगर फास्ट वगैरह है तो फल सब्जी का इंतजाम करना, इन सारी व्यवस्थाओं में निसंकोच लगे हुए हैं, है ना? फॉलो कर पा रहे आप मेरी बात? तो उनसे पूछिए टाइम कैसे मैनेज होता है। ये सच्ची घटना है। मेरा एक मित्र था, कोई उसको पसंद थी, उसके पीछे लगा हुआ था, 11th क्लास की बात होगी। तो मैं उससे बोलने लगा, मेरा अच्छा दोस्त है, मैंने काहे इतना टाइम लगा रहे हो भाई, कुछ कर लो जीवन में, पढ़ लो या कुछ भी करो। कह रहा तुमको लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ उसमें टाइम नहीं लगता, ये आसान काम है। उसके घर से 4 किलोमीटर दूर उसका ट्यूशन है, बहुत दूर है, सुनसान सड़क रहती है। सुबह उठता हूँ 5 बजे, मेरे घर से पहले उसके घर जाता हूँ, उसको बिना बताए, वो मान भी नहीं रही। ये देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी सर जब कंधों पे हो ना तो कंधे झुक जाया करते हैं। सुबह जाता हूँ, उसके पीछे पीछे चलता हूँ 4 किलोमीटर तक उसके ट्यूशन तक, ताकि कोई बीच में उसे छेड़ ना दे, कोई बदतमीजी ना हो। फिर ट्यूशन में तो मुझे पढ़ना नहीं है, मेरे को समझ आता नहीं, 1 घंटा बाहर बैठता हूँ। फिर वो ट्यूशन से निकलती है, फिर पूछे पूछे उसके घर जाता हूँ। जब वो घर पहुंच जाती है तो जल्दी से अपने घर जाता हूँ, तैयार होकर वापस आता हूँ, ताकि इससे पहले वो स्कूल के लिए निकले, दोबारा सुरक्षा दस्ता काफिले के साथ तैयार हो। फिर उसको स्कूल आती है, स्कूल तक आता हूँ, फिर शाम को 2 ट्यूशन वो पढ़ती है। डेली का मेरा पूरा इंतजाम है। जैसे प्रधानमंत्री ने जेड सिक्योरिटी लगा दी है, और जैन साहब आप मुझसे कह रहे हो कि मैं अपने टाइम को यूटिलाइज ना नहीं कर रहा, मैं टाइम वेस्ट करता हूँ। मेरी आंखें नम हो गई, आंसू रुकाए नहीं रुक रहे थे। फिर मैंने सोचा कि आज के बाद मैं इसे जज नहीं करूंगा, लड़का तो बहुत मेहनती है, बस मेहनत अलग डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक बात है। नाउ कंक्लूडिंग द एंटायर आइडिया, अब मुझे बताइए, जोक्स अपार्ट, पूरे ट्रांजैक्शन में, पूरे टाइम स्टैंपिंग में
अगर कभी भी आपको डिसीजन लेना होगा पूरे टाइम स्टैम्प में, जूनियर और सीनियर के बीच में क्लैश है, तो बताओ जूनियर को अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे? जूनियर और सीनियर के बीच में क्लैश है, तो जूनियर को अलाउ करना है कि नहीं करना है? सर जूनियर को अलाउ करना है या उल्टा है? हाँ, लोगों को लगता है कि सीनियर को करते होंगे, या उल्टा है सर? भाई, जूनियर को अलाउ करना है, सीनियर को अलाउ नहीं करना। सीनियर को क्या करना है? सीनियर को रोल बैक कराना है। सीनियर को कहना है कि बेटा तुम्हारा नंबर गया, तुम्हारा नंबर गया, यू मस्ट रोल बैक, शुड री एंटर इनटू अ सिस्टम विद अ न्यू टाइम स्टैम्प। अब बताओ इतनी बात समझ आ रही है क्या? शुड गो एंड री एंटर इनटू अ सिस्टम विद अ न्यू टाइम स्टैम्प, यस। अब एक बात जल्दी से कंक्लूड कर लूं, ध्यान से देखिएगा, पूरी बात आप समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। क्या इस पूरे रूल रेगुलेशन को अगर हम फॉलो करेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड, इस पूरे रूल रेगुलेशन को अगर हम फॉलो करेंगे तो क्या कहीं भी दो इंस्ट्रक्शंस का कंफ्लिक्ट होगा? मुझे बताइए। अगर पूरे रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे कभी कंफ्लिक्ट नहीं होगा। तो विद योर परमिशन आपसे पूछ रहा हूं, कैन आई से इस टाइम स्टैंपिंग से जो भी बनेगा वो हमेशा कंफ्लिक्ट सिरियलाइजेबल होगा? ये प्रॉपर्टी मैं आपको रटा सकता था, लेकिन अगर मैकेनिज्म समझा के समझा पा रहा हूं तो फिर दिक्कत क्या है? बताओ अब। अगर ये आइडिया ही समझ गए आप तो आपको खुद में खुद पता है ना सर, जब कंफ्लिक्ट ही नहीं हो रहा, यस इट विल बी कंफ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, हाँ के ना? अब ये भी तो प्रॉपर्टी ही है। अगर कंफ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा तो व्यू भी होगा। व्यू पे तो वैसे ही कल हमने बड़ी गहन चर्चा करी है। कंफ्लिक्ट होगा सर तो व्यू भी होगा, यस। बहुत अच्छे। अच्छा, रही बात रिकवरेबिलिटी की और कैस्केडलेसनेस की, शॉर्ट में एक बात पूछ लेता हूं, सीरियलाइजेबिलिटी मतलब क्या है? इसके लिए कल की क्लास देखिए, आप लेक्चर नंबर 5 में है सर, 1 2 3 4 देखिए, पूरी बात फॉलो करेंगे। अगर रिकवरेबिलिटी और कैस्केडलेसनेस वाला पॉइंट आपको याद दिलाऊं, तो क्या आपको ये बात समझ आती है कि रिकवरेबिलिटी और कैस्केडलेसनेस के लिए डर्टी रीड को ऑब्जर्वेशन जरूरी है, हाँ के ना? डर्टी रीड का, तो क्या टाइम स्टैंपिंग में डर्टी रीड हो सकता है? इसलिए कोई बच्चा बीच में बोल रहा था जब मुझे टोक रहा था, भाई वैसे मत ऑब्जर्व कर। बिल्कुल हो सकता है। अगर सीनियर ट्रांजैक्शन ने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया और बाद में जूनियर आके परमिशन मांगे कि भैया रीड करने दो, तो हम मना कर रहे हैं क्या? नहीं, हम तो कर रहे हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज अ क्लियर कट पॉसिबिलिटी ऑफ अ डर्टी रीड इन टाइम स्टैंपिंग। सेकेंड बात, क्या पूरे प्रोटोकॉल में कभी इस तरह का कोई रूल बताया गया कि कौन किस ऑर्डर में कमिट करेगा? नहीं, नहीं बताया गया। तो क्या कोई ट्रांजैक्शन डर्टी रीड करके पहले कमिट भी कर सकता है? हाँ, कर सकता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड सर, एज फार एज सिंपल टाइम स्टैंपिंग इज कंसर्न, हाँ, अगर डर्टी रीड है तो कैस्केड लेसनेस तो पहले ही नहीं होगा, और डर्टी रीड के साथ आप आउट ऑफ ऑर्डर भी कमिट कर सकते हैं तो रिकवरेबिलिटी भी नहीं होगी। गौर करिए, ये मैं रटा नहीं रहा सर, ये मैं बैक टू बैक, वैल्यू बाय वैल्यू, वन बाय वन प्रूफ करा रहा हूं आपको। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? आइडिया अबाउट बोथ रिकवरेबिलिटी एज वेल एज कैस्केडलेसनेस। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टाइम स्टैंपिंग में डर्टी रीड हो सकता है। देयर इज एन एग्जांपल, इसका टाइम स्टैम्प मान लो 5, इसका मान लो 10, जूनियर है, बाद में आया था, बाद में रीड करना चाहता है, दिक्कत क्या है? डर्टी रीड हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जूनियर ट्रांजैक्शन डर्टी रीड करके पहले कमिट करे, क्योंकि टाइम स्टैंपिंग ने कमिट करने के बारे में कुछ भी नहीं बताया। यस, मगर इतनी बात समझ आती है तो मानिए
कि ना यहाँ पे रिकवरेबिलिटी की गारंटी ना कैस्केडलेसनेस की। एक और बात मैं क्लियर कर दूं, हो सकता है कंफ्यूज होना कुछ लोगों को। जब मैं रिकवरेबिलिटी पे क्रॉस लगा रहा हूं तो क्या इसका मतलब ये कि रिकवरेबल होगा ही नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि रिकवरेबल होने की गारंटी नहीं है। ये दोनों अलग अलग बातें, डिफरेंट बातें हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि रिकवरेबल होगा नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं देयर इज नो गारंटी ऑफ इट कि ये रिकवरेबल हो। मे बी यस, मे बी नो। क्या ये बात समझ आती है क्या? यस। एंड लास्ट पॉइंट, डेडलॉक। इसको प्रूफ करने का तरीका भी मेरा बड़ा आसान है। डेडलॉक फ्रीडम लिख रहा हूं मैं। मुझे बताइए, पूरे मैकेनिज्म में मैंने कभी भी यहां पर किसी को वेट कराया है क्या? पूरे मैकेनिज्म में हमने कभी भी किसी ट्रांजैक्शन को वेट कराया है क्या? नहीं, नहीं वेट नहीं कराया सर। या तो उसको अलाउ किया कि चलो ऑपरेशन कर लो, या तो तुरंत रोल बैक कराए। तुरंत, मैं बोलता हूं इसको अपनी भाषा में, या तो माफ करो या तो साफ करो, लटकाओ मत बीच में। तो या तो माफ किया या तो साफ किया, या तो अलाउ किया नहीं तो रोल बैक किया। जबकि अगर आप फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं डेडलॉक के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम डिटेल में पढ़ते हैं, देन डोंट यू रियलाइज दैट डेडलॉक लिटरली मीन्स, डेडलॉक का मतलब क्या है सर? थोड़ा बहुत वेट या इनफाइनाइट वेट? सर डेडलॉक का मतलब है इनफाइनाइट वेट, इजंट इट? तो मैं तो किसी को वेट करा नहीं रहा। तो क्या इस बेस पे मैं बोल सकता हूं कि यस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक एंड टाइम स्टैंपिंग इज फ्री फ्रॉम डेडलॉक? बताइए हाँ के ना। डेडलॉक मेरे दोस्त तब लगता है जब इनफाइनाइट वेट हो। मैं तो वेट कराए नहीं किसी को, फाइनाइट इनफाइनाइट होना तो बहुत दूर की बात है। मैंने किसी को वेट नहीं कराया। सो हमें मानना पड़ेगा यहाँ पे कि डेडलॉक फ्रीडम विल बी देयर। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? पक्की बात? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बोलिए। बहुत अच्छे। तो विश्वास मानिए, तबीयत बहुत गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि क्लास नहीं लगाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, और मैं भी थोड़ा बेटर फील करूंगा उसके बाद। यस। तो आज की क्लास लंबी नहीं खींचूंगा, एक आइडिया मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगली क्लास में इसको सर आगे लेके जाऊंगा। आई थिंक टाइम स्टैंपिंग का फंडामेंटल लॉजिक आपको ज़रूर समझ आया होगा। हाँ, तो आप शायद देख भी रहे मैं उतना मजाक भी नहीं कर पा रहा जैसा आमतौर पे मेरी आदत है, लेकिन मुझे लगा अगर क्लास नहीं लगाऊंगा तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी सर, जो कि नहीं होनी चाहिए। हाँ, कब तो अनअकैडमी का ही है, आपको चाहिए क्या? है इसमें पानी गुरुजी, वो कुछ शक मत करिएगा। अच्छा, ठीक है। तो उम्मीद करिए कि मैं मंडे तक एकदम दुरुस्त हो जाऊं और एक बढ़िया लंबी क्लास आप लोगों की लगाऊं। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर गिविंग योर टाइम। अपना ध्यान रखिए। 2 दिन का समय आपके पास है, मंडे टू फ्राइडे अपन क्लास लगा रहे हैं, तो इस समय का इस्तेमाल करिए एंड एंजॉय करिए। यस। चलिए, बाकी जो हमारे आप में से कई सारे स्टूडेंट हमारे प्लस स्टूडेंट भी हैं जो सब्सक्राइबर हैं, उनको वैसे पूरा शेड्यूल पता है। तो अगेन इस बार मैं वहाँ भी क्लास नहीं लगा रहा हूँ फ़िलहाल। तो सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, बाकी जो शेड्यूल है वो फॉलो करते रहेंगे। यस। चलिए सर, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय। जिसने अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो, क्योंकि अभी 4 मंथ वाला भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, अगर सब्सक्राइब करना चाहे तो करिए। रेफरल कोड यूज़ करिए KGYT, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिले। एंड टेक योर प्रिपरेशन टू नेक्स्ट लेवल। आपको जैसे मेहनत करनी है आप कर लो, बस कर लो यार। ओके, ओके, बाय बाय। लव यू ऑल।